हेलो दोस्तों, आज 1 अप्रैल था। हिंदू एडिटोरियल का एक अच्छा आर्टिकल आ रखा है जो हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड जापान रिलेशन के संबंध में। तो इस आर्टिकल का जो पहला पैराग्राफ है वो ये बताना चाह रहा है कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर जब यूएसए में जाते हैं तो वो एक मुद्दे पे बात करते हैं, जो कि वो मुद्दा रिलेटेड होता है चाइना के रिलेटेड। अब जो कि इंडो पैसिफिक रीजन, जो सारा रीजन है साउथ, जो सिचुएटेड है साउथ ऑफ द इंडिया, उस रीजन के संबंध पे वो यूएसए के साथ बात करते हैं कि वो थोड़ी सी और एंगेजमेंट करना चाहते हैं यूएसए के साथ इन इंडो पैसिफिक रीजन, फॉर फ्री इंडो पैसिफिक रीजन, ताकि जो चाइना जो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली एंड मिलिटरली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको रोका जाए, उसकी एग्रेसिवनेस को रोका जाए। और इसका जो सेकंड पैराग्राफ जो कि फोकस ऑन चाइना पे आ रहा है, ये जो जापान है, जो चाइना का साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी है ना, जो ईस्ट चाइना सी है वो बिल्कुल जापान और चाइना के बीच में, इन बिटवीन दोनों के बीच में है। और चाइना काफ़ी टेरिटरी को क्लेम करता है ईस्ट चाइना सी की, और अपने आप को मिलिटरली काफ़ी अपने बेस और पोर्ट को मजबूत कर रहा है इस एरिया में, जो इससे स्वाभाविक है कि इससे जापान को बहुत दिक्कत होगी। तो जापान यूएसए के साथ इन एरिया में कोलैबोरेट करना चाहता है, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहता है ताकि वो चाइना को कंटेन कर पाए और चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं उनको ख़त्म कर पाए। और चाइना खुद को, और चाइना का मानना ये है कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी हिस्टोरिकल एविडेंस दे के वो बोलता है कि ये सारा एरिया जो वो कभी चाइना के पास होता था और अब उनको वो क्लेम करता है। और इसी मुद्दे पे आके यूएसए एंड जापान साथ में आते हैं इसको कंटेन करने के लिए। और कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे यूएसए एंड जापान काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। और ये दोनों ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री, दोनों में डेमोक्रेसी है, ये एक अलग कोऑपरेशन है दोनों कंट्रियों में। और वैसे ही जैसे चाइना की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है हुआई, वो 5G टेक्नोलॉजी लेके आना चाह रही है बाकी दूसरी कंट्रियों में, और अपने इक्विपमेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही हैं। और इसको कंटेन करने के लिए भी जापान एंड यूएसए ने एक चीज़ अनाउंस की थी, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिनेंस एंड रेजिलियंस पार्टनरशिप, जिससे कि ये दोनों जापान एंड यूएसए जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं वहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी और अदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना चाहते हैं, जिनसे कि जो दूसरी कंट्री हैं वो चाइना पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो और चाइना की जो पावर है जो भी इंक्रीज़ होती जा रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और अब कुछ थोड़े से और मुद्दे हैं जिस पे यूएसए एंड जापान साथ में आकर चैलेंज करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं चाइना की। जैसे कि जापान एंड यूएसए दोनों बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेट करती है चाइना, और कोई भी इंडस्ट्री जब चाइना में लगती है तो चाइना उनको प्रेशराइज करती है फॉर ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी, और थोड़े से अनट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं चाइना। ये सारे मुद्दे को लेकर यूएसए एंड जापान, जैसे एक और मुद्दा है कि चाइना का जो जिनजियांग रीजन है, हांगकांग रीजन है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं लोगों के, वो वायलेट करती है चाइना। तो इसको भी मुद्दा एक बनाकर यूएसए एंड जापान इस इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश करती है चाइना के अगेंस्ट। और जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन है, जापान एंड यूएसए चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन एक फ्री इंडो पैसिफिक रीजन हो, जिसको डेमोक्रेटिक रूल्स चलाया जाए, जिस पे भी सभी के लिए हो, फ्री नेविगेशन हो वहाँ पे। और एक क्वाड ग्रुप है जो कि बना है जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए एंड इंडिया के बीच में, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक उनका विजन है, जो बोलते हैं कि फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए, किसी भी एक कंट्री का रीजन नहीं होना चाहिए वो। इसलिए ये चारों जो ग्रुप इन्होंने बनाया है क्वाड, जो कि काफ़ी इनकी हाई लेवल मीटिंग्स होती रहती हैं और ये काफ़ी एक अच्छा वेल फंक्शनल ग्रुप बन चुका है। तो थ्रू दिस ग्रुप जापान एंड इंडिया थोड़े से और पास में आ गए हैं। जापान के पीएमओ वो इंडिया के दौरे के लिए भी आना चाहते थे, पर कोरोना वायरस के कारण वो भी उनको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। अब थोड़ा सा जो इसका अलग जो मेन आर्टिकल का मुद्दा है, ए प्रीव्यू के नीचे जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो इंडिया एंड जापान के रिलेशन को दर्शाता है, वो ये है कि इंडिया और जापान में भी कुछ एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, जैसे कि क्वाड ग्रुप भी हो गया। जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन में भी इंडिया को भी डर लगता है चाइना की मिलिट्री जो बिल्ड हो रही है वो इंडो पैसिफिक रीजन में, जैसे कि श्रीलंका का हैबनपोर्टा पोर्ट है जो श्रीलंका ने लीज पे दे रखा है चाइना को, और चाइना अपने नेवल शिप्स बिल्ड कर लेगा, जैसे कि स्ट्रिंग पर्ल्स ऑफ
पॉलिसी है जो जिसके थ्रू चाइना अपने नेवल बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसलिए इंडिया एंड जापान दोनों स्ट्रेटेजिकली रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं टू कंटेन तो नहीं बोलेंगे, बट टू असर्ट देयर डोमिनेंस एंड दे वांट टू स्पीक फॉर फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो सभी के लिए हो, बराबर हो, किसी एक कंट्री का या एक देश का राज नहीं होना चाहिए उस एरिया में। और पिछले 10 साल में न्यू दिल्ली और जापान के काफ़ी हाई लेवल मिनिस्ट्रियल एंड ब्यूरोक्रेटिक कॉन्टैक्ट्स हुए हैं। काफ़ी इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज भी काफ़ी दोनों ने साथ में कंडक्ट किए हैं। जैसे कि इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन की थी, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जो कि एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट थी। जैसे मान लो कोई शिप इंडिया के कहीं जा रही है और बीच में जापान की टेरिटरी आ गई, तो जापान उनको अपनी टेरिटरी उन शिप्स को यूज़ करने देंगे फॉर रिफुलिंग द शिप्स या कुछ और पर्पज़ के लिए। वैसे जापान की शिप्स कभी इंडियन टेरिटरी में आएंगे तो इंडिया ले भी यूज़ करने देंगे, जिससे कि लॉजिस्टिक जो दोनों का काफ़ी अच्छा हो जाए। तो ये दर्शाता है कि इंडिया और जापान के रिलेशन थोड़े से काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और क्वाड ग्रुप को बारे में आपको पता ही है, जो बहुत अच्छा बन रहा है। 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग वो होती हैं जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एक कंट्री के दूसरी कंट्री से मिलते हैं। तो ये 2+2+ मीटिंग जो जापान और इंडिया में होती है ये भी काफ़ी बढ़िया हो रही हैं, जिनका फ्रूटफुल रिजल्ट काफ़ी बार देखा है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एक अलग एरिया कोऑपरेशन है इंडिया और जापान का। अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में आ जाएं। अब इंडिया और जापान दोनों काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भी, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी जो आने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 5G टेक्नोलॉजी में एक अलग एरिया ऑफ कोऑपरेशन है दोनों का। अब थोड़े एरिया में जहां हम कह सकते हैं थोड़ी सी टेंशन है इंडिया और जापान में, वो एरिया है डाटा लोकलाइजेशन का। जैसे इंडिया कहते हैं कि इंडिया का जो भी डाटा उसका फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि जापान कहता है कि डाटा फ्री फ्लो होना चाहिए देशों में। तो ये थोड़ा सा एरिया जो टेंशन क्रिएट कर सकता है इंडिया और जापान में। और तो बाकी सही है, पर ये कुछ एरिया जहाँ पे थोड़ी सी टेंशन हो सकती है इंडिया एंड जापान में, जैसे कि बुडापेस्ट कन्वेंशन जो कि कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रीटी या फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, जिससे कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट लड़ाई करनी है। और इसमें भी इंडिया ने ये कन्वेंशन को ज्वाइन नहीं किया ड्यू टू सम कंसर्न्स ऑफ इंडिया। तो जापान इस कन्वेंशन का पार्ट है ऑलरेडी और इंडिया नहीं बन पाया क्योंकि कुछ इंडिया के कंसर्न थे। एंड थर्ड, इकोनॉमिक टाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइकली टू बी टॉप ड्राइवर आइटम्स ऑफ द एजेंडा ऑफ न्यू दिल्ली वाइल। और जापान ने $34 बिलियन इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं इंडियन इकोनॉमी में लास्ट 20 साल में। और इंडिया और जापान इंडिया का 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। जैसे कि फर्स्ट हमको पता है कि जैसे चाइना है। एंड ट्रेड वॉल्यूम्स, जो ट्रेड का वॉल्यूम है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है इन दोनों के बायलैटरल ट्रेड में। और जो कि इंडिया का मेन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जो कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, उसमें भी जापान इंडिया की काफ़ी हेल्प कर रहा है। इंडिया के जो स्ट्रेटेजिकल एरिया है, जैसे अंडमान निकोबार एक तरह का स्ट्रेटेजिकली एरिया है, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब जापान वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काफ़ी जापान ने इन्वेस्ट कर चुका है। तो ये इंडिया का एक तरह का स्ट्रेटेजिकली पार्टनरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है जापान के साथ, क्योंकि जापान ने काफ़ी इन्वेस्ट किया नॉर्थ ईस्ट के साथ। नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े हाईवे बनाने के लिए, या नॉर्थ ईस्ट में जो मेन मुद्दा जो नॉर्थ ईस्ट में है वो कनेक्टिविटी का है। नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी कनेक्टिविटी पुअर है, तो उस कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जापान ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे हाईवे बना देना बड़े बड़े नॉर्थ ईस्ट में। उसके लिए प्रोजेक्ट ऑलरेडी जापान अंडरटेक कर रहा है। जिसका जो नेक्स्ट थर्ड कंट्री आउटलुक है, इसमें बस यही बताया जा रहा है कि जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो डीकोलोनाइजेशन के बाद ज़्यादातर इंडिपेंडेंट हुई थी, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या ईरान कंट्री है, उसमें भी जापान एंड इंडिया बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी पैसा लगा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बना रहे हैं, जिससे कि बाद में उनकी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे वो कम हो जाएगी। जैसे ईरान काफ़ी डिपेंड है चाइना से, क्योंकि चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है ईरान में, और यूएस से तो ईरान से थोड़ा सा दूर ही रहता है या उनको तंग करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना उनकी हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली, और ईरान में इंडिया एंड जापान दोनों आ सकते हैं ईरान की हेल्प करने, ताकि ईरान बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो जाए चाइना में। जैसे कि श्रीलंका और म्यांमार को काफ़ी फाइनेंशियल एड दे रखी है इंडिया एंड जापान ने। श्रीलंका में जैसे एक वेस्ट ईस्ट कंटेनर प्रोजेक्ट था जो कि जापान एंड इंडिया ने मिलकर बनाना था जापान में, बट श्रीलंका गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट बाद में ले लिया
एंड आफ्टर दैट श्रीलंका ऑफर्ड वेस्ट टर्मिनल बनाने के लिए, जहाँ पे जापान एंड इंडिया सोचेंगे कि वो प्रोजेक्ट बनाएंगे कि नहीं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे अफ्रीका कंट्रीज हैं, ईरान कंट्रीज में, वहाँ पे भी जापान एंड इंडिया कोऑपरेट कर सकते हैं, ताकि ये कंट्री टोटली डिपेंडेंट ना हो जाए चाइना पे। अब जैसे रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो कि 16 कंट्री की पार्टनरशिप थी पहले, जो कि फ्री ट्रेड करना चाहते थे आपस में, 10 एशियन कंट्री थे, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना एंड इंडिया। बाद में इंडिया इससे बैकआउट हो गई थी, क्योंकि इंडिया के कुछ कंसर्न थे कि चाइना, अगर हम फ्री बॉर्डर कर देंगे तो चाइना के प्रोडक्ट्स का वो ज़्यादा फ्लड्स आ जाएगा एक तरह का इंडिया में चाइना प्रोडक्ट का। तो इंडिया इससे बाहर आ गई एक बार, पर जापान थोड़ा सा एफर्ट्स करेगा ताकि इंडिया इस ट्रीटी में अंदर आ जाए, और इनका थोड़ा सा कोऑपरेशन और ट्रेड है थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। और थोड़ा सा जापान और इंडिया को अपने जो भी इनके प्रोजेक्ट लग रखे हैं ईरान में या अफ्रीका में, इनको उस प्रोजेक्ट का पूरा फाइनेंशियल वायबिलिटी देखनी चाहिए, उनका पूरा सही से देखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जितने का उन्होंने बोला उतने में ही बनेंगे ना। कोई क्या होता है इनकी कॉस्ट, अगर कोई 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो ये ना हो कि वो 1200 करोड़ बन जाए ये वो। इसलिए चाइना एंड जापान को थोड़ा सा अपने कुछ भी जो ट्रेड ये प्रोजेक्ट कहाँ लगाते हैं, तो उसके एक फाइनेंशियली देखनी चाहिए कि स्टेबल ऑल ओवर द प्रोजेक्ट जब ख़त्म होगा तो फाइनेंशियली वो स्टेबल होंगे कि नहीं।